दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कहानी के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे और इसे सही से समझना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक इस कहानी को देखने के बाद कई सवाल जन्म ले चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये जगह क्या है? क्या ये लोग मर गए हैं? क्या ये नर्क है या इनमें से कोई एक कौमा में है जिसके दिमाग ने ये ख्याली दुनिया बनाई? कहीं ये एलियंस का चक्कर तो नहीं, या फिर ये पृथ्वी पर या यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह जहां सारे नियम अलग से काम करते हैं? कौन जाने। खैर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जवाब भी मिलेंगे। अंत में हुआ ये था कि सेरा ने गलती से अपने भाई को ही मार डाला। फादर का कहना था कि वो जंगल की तरफ भाग गई, जिसका मतलब कि वो मर चुकी होगी, क्योंकि रात को जंगल में जिंदा रहना नामुमकिन है। अगले दिन दिखाया जाता है कि नेतन के लाश को दफनाया जा रहा है। फादर चर्च में थे और बाइबल को रीड कर रहे थे। तब टेबेता उसके पास आती है। असल में टेबेता को बाइबल के कुछ पन्ने मिले थे और वो फादर के ही थे। वो उसे लौटाने आई थी। फादर ईथन का हाल पूछता है, मगर फादर जानते थे कि टेबेता सिर्फ इसीलिए नहीं आई। असल में उसके मन में एक नए सवाल ने जन्म लिया था। वो फादर से पूछती है कि क्या हम मर गए हैं या जिंदा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कार क्रैश में ही मर चुके हो और ये सब जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस एक भ्रम हो? जरा देखे ना, सब कुछ कितना अजीब है। मगर फादर जवाब में कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अभी भी अपने परिवार के साथ ही हो। मतलब ये कोई भी नहीं बता सकता ये क्या है। फिर टेबेता वहां से चली जाती है और फादर चर्च के बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में फादर ने सेरा को यहाँ कैद किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि नेतन ने फादर को सब कुछ बता दिया था। असल में सेरा को कुछ आवाजें सुनाई देती थी और वही आवाजें सेरा को मजबूर करती है किसी को मारने पर, ऐसा नेतन का कहना था। मगर फादर के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो एक धार्मिक इंसान थे, चीजों पर विश्वास करने वाले। इसलिए उसे ये यकीन था कि जो कोई भी इस जगह को कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई शक्ति तो है जो यहाँ एग्जिस्ट करती है और किसी तरह वो सेरा से कम्युनिकेट कर रही है। तो अगर हम सेरा को इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाशे। सेरा यहाँ इस बेसमेंट में है, ये बात किसी और को नहीं पता। वैसे भी अगर फादर ने सबको बता दिया तो सेरा को उस बॉक्स में बंद किया जाएगा और रात को दरिंदे उसे खत्म कर देंगे। मगर फादर के हिसाब से सेरा बहुत खास है और उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब जाते हैं बॉयड के पास। बॉयड और कैनी ने नेतन को दफना दिया। उसे दफनाने के बाद बॉयड कैनी से कहता है कि कैनी, मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। मुझे उम्मीद है वो मुझे इस टाउन के बाहर मिल जाएंगे। असल में बॉयड एक कोच पर जाना चाहता था। उसका मकसद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना था। अब तो उसे इशारा भी मिल चुका है। पता नहीं क्यों पर कैनी को बॉयड की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पूछता है कि आप अकेले जंगल में जाने वाले हैं? बॉयड कहता है कि हाँ, कुछ सप्लाईज के साथ। देखो ना, उस तावीज ने टाउन से दूर उस आर्मी में भी काम किया था। मैं देखना चाहता हूँ कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। क्या पता मुझे कहीं जंगल का आखिरी छोर मिल जाए। कैनी गुस्से में कहता है कि अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। क्यों कैनी नहीं चाहता कि बॉयड किसी कोच पर निकले? इसका जवाब हमें मिल जाएगा। घर में हमें जिम और टेबेता दिखाए जाते हैं। जिम वायर्स को देख रहा था। वो टेबेता को बताता है कि बड़ी अजीब बात है ये वायर्स, इनमें वायर्स वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें ना कॉपर है ना सिल्वर। मैं हैरान हूँ, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे है? ये तो नामुमकिन सी बात है। यहाँ तक के प्लग भी खाली था, मगर फिर भी सभी लैंप्स, बल्ब्स और फैन चल रहे थे। दोनों इसी बात को लेकर सोच रहे थे कि तभी जेड आता है। उसके पास कुछ सामान था और वो रेडियो भी। जेड अजीब सा है, थोड़ा सा बदतमीज भी। वो बिना नॉक किए अंदर आता है। कहता है कि अच्छा, तुम्हें भी पता चल गया ना कि बिजली जादू से चल रही है। अब यहाँ आओ, मेरी मदद करो। जिम गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिम असल में एक इंजीनियर है। वो अम्यूजमेंट पार्क्स बनाता था। जेड पूछता है कि क्या तुम लोग घर जाना चाहते हो? तो मेरे पास एक रास्ता है, मेरी मदद करो। जिम और टेबेता को उसका आइडिया अच्छा लगता है। जेड का आइडिया था रेडियो से कोई संदेश भेजना बाहर की दुनिया को, क्योंकि ये जगह तो असली दुनिया से बिल्कुल कट चुकी है।
संदेश भेजने में अगर ये कामयाब हुए तो लोकेशन ट्रेस हो सकती है, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला, मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है। जिम जेड के साथ जाता है। असल में इन्हें कुछ सामान चाहिए था जिससे ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करे, और ये सिर्फ एक छोटे रेडियो से मुमकिन नहीं था। जेड अपनी कार से कुछ सामान लेता है और इन्हें एक पावर सोर्स की भी जरूरत थी, क्योंकि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है वो वायर से ऑलरेडी अटैच है, पर उन वायर से आप और कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई प्लग है ही नहीं जिससे ये एनर्जी ले सके। तो इन्हें चाहिए थी बैटरी, जो जेड अपनी कार से लेता है। फिर इन इक्विपमेंट्स को लिए जेड और जिम एक ऊंचे पेड़ के पास आ जाते हैं। बातों बातों में जेड शौकिया मारने लगा कि मैं एक बिलियनर हूँ और तुम तो बस एक मामूली से इंजीनियर। ये बात जिम को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम अकेले ही ये सब करो, मगर जेड उसे रोकता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। असल में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो जिम पूछता है कि तुम इसीलिए मुझे यहाँ लाए ताकि मैं पेड़ पर चढ़ सकूं। खैर मजबूरन वो उसकी बात मान लेता है। एंटेना लिए जिम पेड़ पर चढ़ने लगा। जेड नीचे ही खड़ा था, मगर इस जगह को चेतावनी देना खतरनाक था और जेड वो कर रहा था। तो जब जेड नीचे था, पहले तो उसे खून नजर आया, फिर उसी पेड़ से लटकी कई लाशें जो कट चुकी थी। लाशों को देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर बंदूक लिए एक सैनिक, जो शायद पुराने जमाने का था, उसे मारने के लिए बढ़ता है। जेड डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। वो चिल्ला रहा था। तब वो होश संभालता है, उस पर कोई खून नहीं था, ना ही उस पेड़ पर लाशें थी। जिम उसकी मदद के लिए आ चुका था। पूछता है कि तुम ठीक तो हो? बिना कुछ कहे तुम वहां से भाग आए, मगर जेड उसे कुछ समझा नहीं पाता। ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ उसका भ्रम था। इस जगह में कई राज छुपे हैं। जेड की तबीयत खराब हो जाती है। रेडियो वाला आइडिया वही छोड़कर वो डाइनर में आता है। जब से जेड यहाँ आया है उसे एक सिंबल नजर आ रहा है, और वो सिंबल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। एली जब उसके लिए कॉफी लाती है तो जेड अब काफी चिड़चिड़ा सा हो गया था। खैर एली जब सिंबल को देखती है तो उसे स्टोर रूम में ले जाती है। वहां से एक जर्नल लेती है। इसी तरह के सिंबल बने हुए थे। ये जर्नल किसी इंसान का था जो इनसे पहले यहाँ रहा करता था। अब जेड इस सिंबल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ से जेड बाकी काम छोड़कर इस सिंबल के पीछे लग जाएगा। रेडियो वाला आइडिया अब जिम कंटिन्यू रख रहा था। वो रेडियो ट्राई करता है, मगर स्टैटिक के सिवा कुछ नहीं। तब उसे ख्याल आया कि अगर हम इससे भी ऊंचा एंटेना लगाए तो शायद इससे बात बन सकती है। टेबेता दिखाई जाती है, जो कुछ एक्स्ट्रा सामान लिए डाइनर में गई। डाइनर में ही एक स्टोर रूम था। टेबेता के पास पुराने मालिकों का कुछ सामान था जिसे वो रखना चाहती थी। अब अजीब सी बात ये होती है कि टेबेता को वहाँ एक ब्रेसलेट मिलता है। इस ब्रेसलेट की कहानी हमें आगे पता चलेगी, मगर जब वो इसे देखती है तो उसे बहुत हैरानी हुई। हालांकि टेबेता अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ आई थी। डाइनर से वापस आने के बाद टेबेता सोच में पड़ गई थी। वो ईथन से कहती है कि चलो बेटा, तुम्हारे कहानियों की तरह एक क्विस्ट पर निकलते हैं। तो क्विस्ट कुछ इस तरह होगा कि हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वायर्स कहाँ से आए हैं और ये लाइट्स क्यों ऑन है। दोनों बेसमेंट में जाते हैं। असल में ये वायर जमीन के नीचे गए थे, तो टेबेता भी जमीन खोदने लगी। कुछ देर बाद जब जिम बाहर आया तो बेसमेंट में टेबेता यही काम कर रही थी। टेबेता जिम को वो ब्रेसलेट दिखाती है और उसे कहती है कि याद है तुम्हें, शादी से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट बनाया था। मुझसे एक चीज टूट गई थी एक्सीडेंटली, मगर जब मैंने तुम्हें दिखाया तुमने कहा कि एक्सीडेंट्स कभी कभी अच्छे होते हैं, ये इंसान को एक नया मौका देते हैं। ये वही ब्रेसलेट है और ये खो गया था, मगर आज मुझे ये मिला इसी जगह। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? आखिर ये यहाँ आया कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ढूंढे ये वायर्स कहाँ से आए हैं। जिम भी हैरान था। खैर बॉयड दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह परेशान था। वो कोच पर जाना चाहता था, मगर केनी इस बात से खुश नहीं था, और असल में ये बात बॉयड के अतीत से भी जुड़ी है, इसलिए जाना उसके लिए इतना आसान नहीं। खैर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो क्रिस्टी के पास आता है हॉस्पिटल में, मगर उससे मिलने से पहले वो उस जगह को देख लेता है जहाँ पर केनी के पिता की मौत हो गई थी। खून का वो निशान अब भी वहाँ था। असल में बॉयड केनी पर बहुत भरोसा करता था। वो उसे अपने बेटे की तरह मानता था। बॉयड चाहता था कि वो भी यहाँ का शेरिफ बने।
अगर उसे कुछ हो जाए तो केनी उसकी जगह संभाल लेगा। खैर इतने में क्रिस्टी आती है और दोनों की कुछ बातें होती है, वो भी केनी को लेकर। क्रिस्टी बॉयड को समझाती है कि मैं जानती हूँ आप हमेशा उसे तैयार करते हैं कि अगर कुछ बुरा हो जाए, मगर इस वक्त उन्हें एक शेरिफ की नहीं बल्कि एक पिता की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद बॉयड को एहसास होता है कि शायद उसे केनी पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था, इसलिए उसे मनाने के लिए वो उसके पास जाता है, एक ग्लव और बॉल लिए, ताकि दोनों खेल सके। केनी नाराज था। बॉयड अपनी दिल की बात कह डालता है। वो कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ केनी, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये एक खानदानी बीमारी है, मेरे पिता को भी थी, अब मुझे असर दिखना शुरू हो गए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है, आखिर मैं कब तक इन लोगों को बचाता रहूंगा। इसीलिए जितना समय मेरे पास है मैं उससे फायदा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फंसे हुए लोग अपने घर लौट जाए, बस इतना ही। इन बातों से केनी की नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है। जाते हैं फादरी के पास जिसने सेरा को कैद में रखा था। फादर बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगे, जैसे वो बाइबल की बात करते हैं कि ये हमें किताब लगती है, मगर ये 73 अलग अलग बुक्स को मिलकर बनाई गई है। पर क्या हो अगर हमें चुना गया हो, मतलब कि ईश्वर ने किसी खास काम के लिए हमें चुना हो। इसीलिए तुम जो भी जानती हो मुझे बताओ। सेरा कहती है कि मुझे कभी कभी आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज मुझे यकीन दिलाती है कि वो मेरी मदद करेगी। उस आवाज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ नए लोग आने वाले हैं। उसने मुझे ईथन को मारने का कहा और अगर मैं ऐसा ना करती, उस आवाज ने ये भी कहा था कि फिर मेरा भाई मारा जाएगा। जो हुआ, मैं ईथन को मारने में नाकाम रही और मेरा भाई मारा गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो सब जानते हैं और वो शक्तिशाली है, फिर भी फादर को यकीन नहीं था। इसलिए उसे यकीन दिलाने के लिए सेरा उस एंटिटी से कम्युनिकेट करती है। वो पेपर पर एक लोगो बना देती है, जिसे देखकर फादर तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जो लोगो सेरा ने बनाया था असल में वो एक चॉकलेट बार का था और ये चॉकलेट उसके बैग में पड़ा था। ये बैग फादर ने बहुत साल पहले एक जगह छुपाया था। अपना शक दूर करने के लिए वो वहां जाता है और उसे बाहर निकालता है। वो आवाज जो सेरा से कम्युनिकेट कर रही थी, उसने कहा कि जिस दिन फादर इसे दफना रहे थे वो इसे देख रहे थे और ये काफी समय पहले की बात है। इसका मतलब कि सेरा पागल नहीं है, उसने जो भी किया मजबूरी में, और जो एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड है वो सब जानती है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है शाम होने से पहले कॉलोनी हाउस का एक आदमी पहले तो वहां पूल रख देता है और जब सभी सो जाते हैं वो ऊपर खिड़की के करीब जाता है और किसी से बात करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिससे भी वो बात कर रहा है वो उन दरिंदों में से एक है। अगर उसने खिड़की खोली तो कॉलोनी हाउस के सारे लोग मारे जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहानी कंटिन्यू है तो जुड़े रहिए।